हाय एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो नायब तहसीलदार है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। बहुत से स्टूडेंट उसके लिए काफी लंबे समय से बहुत डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की आज इस सेशन में हेल्प की जाएगी और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कंपलसरी सेक्शन जो नायब तहसीलदार का रहता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज तक कितने क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन, क्या पैटर्न आया, किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम डिस्कस करेंगे। मतलब ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ इंग्लिश कंपलसरी सेक्शन शैल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। क्लियर है बात? तो जो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के जो 50 मार्क्स के आपका जो जिसको कहते हैं कि सेक्शन जो रहेगा उसमें आपके कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्फेयर जो है एग्जामिनर कवर करता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है, क्या इजी लेवल है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड तक इस सेशन को आप देखें ताकि आपको पता लग सके कि इंग्लिश सेक्शन की क्या वेटेज रहेगी, है ना, कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे, होता क्या है कि बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश पूरी पढ़ना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उनके एग्जाम में क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, दो चीजें हैं बच्चे हमारे पास, एक है हार्ड वर्क और एक है स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क तो आपका चल ही रहा है, अब समय क्या है, अब समय है आपका स्मार्ट वर्क करने का। मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उससे फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वही टाइम आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपके मार्क्स जो हैं बढ़ाने में, ठीक है, उसको इंक्रीज करने में आपके स्कोर में हेल्प करेंगे। तो आपको इंग्लिश सेक्शन को कितना पढ़ना है, कौन से बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है इंग्लिश सेक्शन के लिए, सब आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख ही पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ, नायब तहसीलदार मेंस इंग्लिश कंपलसरी ईयर वाइज एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, कि इसकी ईयर वाइज एग्जाम एनालिसिस होगी कि कैसे कैसे क्या पैटर्न रहा है, क्वेश्चंस में वेरिएशंस आई है कि पैटर्न में कोई वेरिएशंस आई है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिला या नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं अपने इस एनालिसिस में कि क्या हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले बच्चे ये देख लीजिए कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर करता है ये आपके, है ना, कि जो नायब तहसीलदार में आपका एग्जामिनर है वो आपके टॉपिक्स कौन कौन से कवर करता है। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे। तो ऐसे समझते हैं बच्चे कि यहां पर हमें टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं क्या, एक है आपका एसे राइटिंग, ठीक है, दूसरा क्या है प्रेसिज राइटिंग, तीसरा क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब एंड मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज्ड वर्ड। ये आपके टॉपिक्स जो हैं ये कवर किए जाते हैं नायब तहसीलदार में। मतलब जो जितने भी आपके एग्जाम हुए इससे बाहर कोई टॉपिक हमें देखने को नहीं मिला है, इससे बाहर कोई भी टॉपिक हमें देखने को नहीं मिला है। तो इनकी हम वेटेज भी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के ये टॉपिक रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये जो सेक्शन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इंग्लिश का सेक्शन। एक ग्रामेटिकल पार्ट यहां से पूछा गया है और एक आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट यहां से पूछा गया है। ठीक है, एक ग्रामेटिकल है और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, उसको सॉल्व करना होता है आपने, ऐसे राइटिंग आ जाती है, आर्गुमेंटेशन जिसको बोलते हैं ना, आर्गुमेंट्स आपको करने होते हैं फॉर या अगेंस्ट, कुछ ऐसे आपको पूछा जाता है। प्रेसिज राइटिंग आपको आएगी, प्रेसिज राइटिंग आपको करनी है। तो ये जो आपका पैटर्न है, ये जो तीन जो है जिसको मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल 30 मार्क्स का जो ये पैटर्न है ये आपका डिस्क्रिप्टिव का है ना। और बाकी जो आपके बच गए हैं क्वेश्चन ये किससे हैं आपके, ये ग्रामर से पूछे गए क्वेश्चन से। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे। एक आपकी कैटेगरी क्या रहेगी, एक रहेगी आपकी कौन सी डिस्क्रिप्टिव और दूसरी रहेगी आपकी कौन सी ग्रामर। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करेंगे। और अगर सबसे पहले मैं बात करूं एसे राइटिंग की, तो एसे राइटिंग जो आपको देखने को मिले नायब तहसीलदार में वो फॉर या अगेंस्ट, मतलब आपके ओपिनियन के ऊपर पूछे गए हैं कि आपको अपना ओपिनियन देना है किसी बात पे कि आप क्या सोचते हैं, है ना। तो ओपिनियन बेस्ड जो आपके एसे राइटिंग का सेक्शन आपको देखने को मिला वो आपको ओपिनियन बेस्ड देखने को मिला, जिसको एसे राइटिंग नहीं बोल सकते, आपके ओपिनियन आर्टिकल्स जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो वैसा कुछ आपको देखने को मिला।
जो 2014, 17 और 18 तीनों में क्या है आपका 10 नंबर का है। और अगर हम 2010 की बात करें, 2010 की अगर हम बात करें, तो 2010 में यही ऐसे जो था ये आपका 1000 वर्ड्स का दिया गया था, 50 मार्क्स का। सिर्फ और सिर्फ 2010 में आपको ऐसे राइटिंग ही देखने को मिली जो कि 50 मार्क्स की थी, ठीक है, और 1000 वर्ड्स में आपको इनको लिखना था। उसके बाद अगर प्रेसिज राइटिंग की बात करें तो प्रेसिज राइटिंग जो है आपकी तीनों ही ईयर्स में क्या देखने को मिली है, हमें सेम वेटेज के साथ देखने को मिली है, 10 10 10, ठीक है। तो प्रेसिज राइटिंग में क्या हमें करना है, किस तरह से करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमें 10-10 नंबर का देखने को मिला है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन हमें देखने को मिली 5-5 नंबर की तीनों साल में। प्रेपोजिशंस भी 3-3 नंबर की हमें देखने को मिली है। आर्टिकल्स भी 4-4, वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वो भी 3-3 नंबर की हमें देखने को मिले। उसके बाद मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो थे वो भी हमें 5-5 नंबर की देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल अगर हम इसको देखें, ओवरऑल अगर हम इस पैटर्न को समझे तो ऐसा है कि 2014 से लेकर जो आपका 2018 तक है वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ आपका, ठीक है। पैटर्न मतलब सेम ही रहा, जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन वैसे ही पूछे हैं। वेटेज जो आपके क्वेश्चंस की रही है वो सेम ही रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहे हैं वो सेम ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा था, सेम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी सेम था। मतलब जो आपके 2014 में जो लेवल आया था 17 18 सेम ही था लेवल, है ना। क्योंकि 2018 तक अगर हम बच्चे देखें तो थोड़ा सा जो कंपटीशन था वो उतनी पीक पर नहीं था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं अब की, है ना, 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा वो आपको खुद में ही देखने को बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, बच्चे बहुत कुछ पढ़ते हैं अब, है ना, कि जितने आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ उतने से ही नहीं काम चलने वाला है, आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें हैं एक्सपेक्टेड जो आपको आने वाले जो भी आपके नायब तहसीलदार का एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि बच्चे जो भी कंपटीशन है उसका कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है, इसको मत मान के चलना कि इसका कोई सिलेबस होता है। एक प्रीवियस ईयर को देखकर हमारी एक एनालिसिस होती है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसके साथ कुछ ऐसी चीजें और हमें देखनी होती है कि जो भी आपके जितने भी हिमाचल के एग्जाम्स हैं उनमें क्या क्या पूछा गया है, एटलीस्ट हम उतने टॉपिक तो कवर करके जाएं। क्योंकि हमें कम तो नहीं तैयार करना है ना, हमें इतना तैयार करना है कि हमारा एग्जाम जो है बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाए। और ये जो आपके 50 नंबर है इसमें से एटलीस्ट आप 45 प्लस तो बड़े आराम से ले पाओ, ठीक है, हमें इतनी तैयारी करनी है। और बच्चे आप यकीन मानिए सिलेक्शन में आपका एक एक नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन जो आपका देखने को मिल रहा है ये एक ऐसा सेक्शन देखने को मिल रहा है कि जो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सेक्शन है, कि जो बच्चे इसमें अच्छा स्कोर कर रहे थे वो सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से ले पाए हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी वेटेज। वेटेज में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ खास चेंज नहीं, मतलब चेंज है ही नहीं, खास तो क्या कहें, चेंज इसमें है ही नहीं। तो चेंज ही नहीं है तो फिर क्या है बच्चे। अब देखिए यहां पर हम एक बात समझ लेते हैं कि जो भी आपके हमें पैटर्न देखने को मिले हैं, ठीक है, उनमें क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सेंटेंस करेक्शन के, जो ग्रामर का सेक्शन है, कि वहां से आपके कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये नायब तहसीलदार 2014 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमें एज इट इज ये जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, जिसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, लेवल कैसा था, किस तरह के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला वो देखने को मिला, शी इज माई कजन सिस्टर, शी इज माई कजन सिस्टर। अब ये जो क्या होता है बच्चे कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते कैसे हैं कि जो एक्यूजिशन और लर्निंग है ना, इस चीज को समझना कि जो भी आपकी एक्यूजिशन प्लस लर्निंग जहां पर ब्लेंड होगी, जहां पर ये क्लैश हो जाएगी, ठीक है, वहां पर आपका क्वेश्चन तैयार होता है। एक्यूजिशन का मतलब क्या होता है कि जो हम इंग्लिश अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं, है ना, कि जो हमने पढ़ी पढ़ाई नहीं है, हमें लगता है कि हाँ ऐसी है ना, हम बोल देते हैं ना कि यार ये मेरा कजन ब्रदर है, बहुत बार बोल देते हैं, मतलब ये एक्यूजिशन है विच हैज बीन टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट, है ना, जो हमें कहां से मिली है, एनवायरमेंट से मिली है, ठीक है, जो पढ़ी नहीं है। और लर्निंग क्या होती है, जो हमने बुक्स से ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता कैसे है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में गलतियां करते हैं, जो बोलने में हम गलतियां करते हैं, जो हमारी एक्यूजिशन है, जो हमें एनवायरमेंट से मिली है उल्टी सीधी इंग्लिश, ठीक है, उससे क्या करेगा वो लर्निंग का कॉन्सेप्ट
क्लैश करेगा और क्वेश्चन बना देगा। जैसे उसने यहां पर बना दिया कि शी इज माई कजन सिस्टर, क्योंकि सारे ऐसे ही बोलते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन जो उठाया गया बच्चे, आपका करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन से क्वेश्चन उठाया गया है, करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन से उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बच्चे कजन के साथ कभी भी आपको ये स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि ये सिस्टर है या ब्रदर है, ठीक है। अब जो सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो, उसको उसके लिए कॉमन वर्ड ही यूज किया जाता है कजन। तो कभी भी आप ऐसे नहीं कहेंगे कि कजन सिस्टर है या कजन ब्रदर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने क्या करना था, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करके आपने लिखना था। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर नहीं आएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, शी इज माई कजन, क्योंकि शी से हमें ऑलरेडी पता लग रहा है कि वो क्या है, सिस्टर है। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया शी इज माई कजन, तो ये ऑलरेडी स्पेसिफाई हो गया कि क्या, कि जो कजन है उसकी वो क्या है, फीमेल है। अगर उसके साथ मैं सिस्टर लिख देता हूं तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाते हैं आपके, ये एक्सप्रेशन बनते हैं आपके सुपरफ्लुअस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या बन जाते हैं आपके, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपका नाउन से पूछा गया, आई हैव परचेज्ड अ न्यू सीजर। अगला क्वेश्चन भी बच्चे कहां से पूछा गया आपका, नाउन से पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी नाउन से पूछा गया, ठीक है। मतलब कुछ आपको नाउन की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से नाउन है जो आपके सिंगुलर ही रहेंगे, कौन से नाउन है जो आपके प्लूरल ही रहेंगे, कभी सिंगुलर नहीं होते, है ना। तो जैसे ये सीजर वर्ड है, ये सीजर तो वर्ड होता ही नहीं है, हमें क्या लिखना होता है, सीजर्स। क्या लिखना होता है हमें, सीजर्स, ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे सीजर्स हो गया, ठीक है, स्पेक्टेकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, टोंग्स हो गया, फैंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और वर्ड हैं जो आपके हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, हमेशा ही क्या रहते हैं आपके, प्लूरल रहते हैं, जो कभी भी सिंगुलर नहीं होते, है ना। जैसे ऐसे बात समझो बच्चे, इसको याद कैसे रखोगे, जैसे मान लो ये सीजर्स है ना, ये स्पेक्टेकल्स हैं हमारे, ठीक है, ये टोंग्स हैं हमारे, ठीक है। फैंग्स का मतलब होता है डंक, ठीक है। पिंसर्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। प्लायर्स, प्लास को बोलते हैं प्लायर्स, ठीक है, ये भी हमारे ऐसे करके कुछ होते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये आपकी पेयर्स में रहती हैं। अगर इसमें से मैं ये चीज हटा दूं यहां से, तो क्या ये किसी काम की रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। इसमें से ये हटा दो तो क्या ये किसी काम की रह जाएगी, नहीं। ये इसमें से ये हटा दो किसी काम की, नहीं। ये इसमें से ये हटा दो किसी काम की, नहीं। मतलब ये कभी सिंगुलर नहीं होते, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते, क्योंकि हमेशा ही पेयर में यूज किए जाते हैं। तो सीजर्स भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। हम हालांकि हम ऐसा बोल देते हैं कि सीजर, है ना, हम ऐसे बोल देते हैं कि हाँ जी सीजर कहां रखी है, गलत। यही तो क्वेश्चन है कि एक्विजिशन प्लस लर्निंग क्लैश कर दिया उसने, और जहां पे एक्विजिशन प्लस लर्निंग क्लैश कर दिए वहीं पे वो क्वेश्चन तैयार कर देता है। आ रही है बात समझ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीजर्स हो जाएगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रोनाउन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रोनाउन से। प्रोनाउन में क्या, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी आपका सब्जेक्ट वन हो, तो फिर चाहे उसके रिफ्लेक्सिव केसेस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केसेस हो, चाहे उसके पोजेसिव केसेस हो, वो यूज वन के ही किए जाएंगे, है ना। जैसे वन का वन सेल्फ हो सकता है, वन का वंस हो सकता है, वन का वन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज जो है, ये पोजेसिव केस किसका है, ये ही का है। सब्जेक्ट क्या है आपका, वन, और आपको क्या कर देना इस पर, वन। इसका पोजेसिव केस लिख देना जो कि होता है वंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन उठाया गया आपका, अगला क्वेश्चन उठाया गया आपका एडजेक्टिव से। अगला क्वेश्चन आपका उठाया गया एडजेक्टिव से, जिसमें एक वर्ब यूज की गई प्रेफर, जिसमें एक वर्ब यूज की गई प्रेफर, ठीक है। तो प्रेफर के साथ जब भी आपको लिखना हो बच्चे, तो आप देन ना लिखा करो, टू लिखा करो, क्योंकि देन जो वर्ड है ये आपका क्या होता है, कंपैरेटिव वर्ड होता है। मतलब ये कंपैरेटिव कंजंक्शन है, इससे पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ती है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी इंग्लिश, ये कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम ये बता रहे हैं कि हमें इंग्लिश जो है वो हिंदी से ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री ही आती है देन से पहले। तो इस करके अगर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो यहां पर देन भी मत लगाया करो, यहां पर क्या लगाया करो, टू, ठीक है। जैसे हमें कहीं पे भी देखने को मिले प्रेफर, है ना, कहीं पे भी हमें देखने को मिले प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रायर, जूनियर, सीनियर,
सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, एटसेट्रा। ऐसे कुछ वर्ड हमें ना अर वाले वर्ड हमें अगर देखने को मिले, एल्डर, जैसे एल्डर भी हो गया है ना, तो ऐसे कुछ वर्ड अगर हमें देखने को मिले तो इनके साथ ना आप टू लगाया करो, ठीक है। जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन वर्ड्स के साथ क्या लगाया करो, टू लगाया करो बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन उठा के दिया वर्ब से क्वेश्चन उठा के दिया, ठीक है। इसमें क्या होना था कि ये जो वर्ब है ना, लेड, ये नहीं आना था, यहाँ पर ले होगा, ले हो, ठीक है। इसमें वर्ब जो होगी आपकी कौन सी होगी, ले वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वर्ब्स होती है हमारी दो तरह से होते हैं, एक होती है लाए, ठीक है, इसके क्या होती है ले, और थर्ड होती है लेन। इसका मतलब होता है लेटना, लेटना, ठीक है। और एक होती है हमारी ले, लेट एंड लेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किस चीज को, जैसे ले करना मतलब किस चीज को रख देना कहीं पे, है ना, कहीं पे किस चीज को प्लेस कर देना, तो उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे वो बेड पे क्या लेटी हुई थी, तो इसके पे क्या सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ले इज सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। आई बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, अगले जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो कहां से है, उसमें जो आपका सेक्शन रहा वो कैसा रहा। अगले क्वेश्चन देखो, आई प्रेफर, देखो बच्चे सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्रेफर, टी क्या होना चाहिए, देखते ही क्वेश्चन खत्म, देखते ही क्वेश्चन खत्म, है ना। प्रेफर वर्ड आ गया तो टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो उठाया गया इनका, सिंस यस्टरडे दिस नोटबुक इज लाइंग इन द फ्लोर, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपका पूछा गया टेंस से, टेंस से क्वेश्चन पूछा गया। अब टेंस में कोई भी आपके ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करा करो। इज लाइंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैज बीन लाइंग होना चाहिए था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंस से अगला क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। उसके बाद सुजैन कंप्लेन दैट शी कुड नॉट फाइंड, ठीक है। ये आपका उठाया गया कहां से, ये आपका वर्ब से, कुड नॉट फाइंड, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में होनी चाहिए थी, पास्ट में होनी चाहिए, तो कंप्लेंट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्लेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। मतलब ये अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जाती है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट में जाती है। अब ये जो कुड नॉट फाइंड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में होनी चाहिए थी। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें वर्ब की यूसेज से क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है। नेक्स्ट इज रेखा इज माय कजन सिस्टर, देखो फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, तो रेखा क्या है, कजन है, तो सिस्टर नहीं लिखना। आई बात समझ में। आई रिसेंटली वॉच अ, ये अगला क्वेश्चन में कहां से उठाया गया, टेंस, ये कहां से उठाया गया, नाउन, ठीक है। ये कहां से उठाया गया, एडजेक्टिव। समझ रहे हो कि फिर से वो वहीं पे घूम रहा है, उसमें क्या ऐड कर दिया उसने, टेंस को ऐड कर दिया, ठीक है। अब घूम तो वहीं पे रहा है फिर से वो। आई रिसेंटली, अब कभी भी आपको ये रिसेंटली वर्ड देखने को मिले, रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा है ना, जस्ट आपको देखने को मिल रहा है, और लेटली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इनके साथ आप टेंस लगा दिया करो, प्रेजेंट परफेक्ट, इनके साथ टेंस क्या लगा दिया करो, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको इसके लिए टेंसेस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंसेस से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो आपको टेंसेस की नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो टेंसेस की जिस बच्चे को नॉलेज है तो वो कर देगा, क्या हो जाएगा, आई हैव रिसेंटली, ठीक है, वॉच एन एक्सीलेंट मूवी। अच्छा ये भी इसने गलती करी है, आई हैव रिसेंटली, आप इसको ऐसे करके लिख दोगे बच्चे कि आई हैव वॉच्ड एन एक्सीलेंट मूवी रिसेंटली, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या करना था आपको, मतलब इसमें जिस बच्चे को टेंस की नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेगा, लेकिन जिसको टेंस की नॉलेज नहीं है वो बच्चा फंस जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला देखिए, नायब तहसीलदार का 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, शी हैज गॉट डैश फ्यू बुक्स,
शी हैज गॉट डैश फ्यू बुक्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बच्चे कहां से, ये पूछा गया एडजेक्टिव के डिटर्मिनर पार्ट से, डिटर्मिनर से, ठीक है, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के कौन से पार्ट से, एडजेक्टिव का जो पार्ट रहता है डिटर्मिनर्स में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। शी हैज गॉट फ्यू बुक्स नहीं होगा, यहां पर अ फ्यू बुक्स होगा, शी हैज गॉट अ फ्यू बुक्स, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि क्या है आपका डिटर्मिनर का पार्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव का डिटर्मिनर का पार्ट है, जिसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू बुक्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन, ये कहां से पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसको हम दूसरे एक और टाइप में इसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, ठीक है। तो ऐसा बच्चे समझ लो कि कावर्ड और मैन ये दोनों ही नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। तो मैन नाउन है, नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव, नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव, नाउन को नाउन डिस्क्राइब नहीं कर सकता। या तो आप इसको कैसे करेक्ट करके लिखोगे, या तो आप ऐसे लिखोगे कि ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दोगे, या दूसरा तरीका क्या होगा इसका लिखने का कि इसका एडजेक्टिव यूज कर लो, जो कि क्या होता है, ही इज अ कावर्डली मैन, कावर्डली मैन। ये दो इसके पॉसिबल आंसर्स बनेंगे, या तो क्या करोगे आप, ही इज अ कावर्ड, या तो आप क्या कर दोगे, ही इज अ कावर्डली मैन। ये दो पॉसिबल इसके राइट ऑप्शंस हो सकते थे, ठीक है, यानी कि कावर्ड गलत है, या तो ही इज अ कावर्ड करो या ही इज अ कावर्डली मैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहां से उठा रही है क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे हमें देखने को मिल रहे थे। क्या थे क्वेश्चन, शी इज जूनियर देन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शी इज जूनियर टू मी, अभी हमने पढ़ा था सेम क्वेश्चन, मतलब देख रहे हो आप कि वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से नाउन से देखने को मिला, ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से नाउन से देखने को मिल रहा। ये जो फ्रूट वर्ड है इसको लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि जो फ्रूट है वो क्या है। देखो फ्रूट जो वर्ड है इसको हम दो तरह से यूज करते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, मतलब इसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं कि फ्रूट जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और वो अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा फ्रूट, ठीक है, और एक कहा फ्रूट्स, तो ये जो फ्रूट्स है ना बच्चे, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है ये, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है ये, इस फ्रूट वर्ड की फ्रूट्स प्लूरल फॉर्म नहीं है। फ्रूट्स एक अलग वर्ड है और फ्रूट एक अलग वर्ड है, ठीक है। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट, ठीक है। और ये जो फ्रूट है इसका सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों ही ये क्या रहती है, फ्रूट रहते हैं। मान लीजिए एक ही किस्म के बहुत सारे फ्रूट हमारे पास पड़े हैं, जैसे सेब की बात कर लें कि फ्रिज में हमारे बहुत सारे सेब पड़े हैं, तो हम कहेंगे कि देयर आर मैनी फ्रूट नॉट फ्रूट्स। फ्रूट्स की अगर बात करेंगे तो फ्रूट्स का मतलब होता है कि अलग अलग किस्म के, जैसे अनार है, सेब है ना, या बनाना है, कुछ भी है आपके, ये डिफरेंट जब वेराइटीज आ जाती है तो उसको कहते हैं हम फ्रूट्स, ठीक है। तो अब यहां से जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं देखूं तो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट, तब ये सही है। लेकिन अगर मैं इसको सही करके अगर लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकता हूं कि फ्रूट इज वेरी एक्सपेंसिव, फ्रूट इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अगर करेक्ट द सेंटेंसेस में आपको आया तो फिर फ्रूट कर दो बच्चे, ठीक है, तो फिर फ्रूट कर दो, फ्रूट इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन भी आपका नाउन से पूछा गया, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि पिंसर्स है ना, प्लायर्स, ट्राउजर्स नहीं उसमें हमने लिखा था, लेकिन प्लायर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, फैंक्स हो गया, टोंग्स हो गया, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स। वैसे हमारा क्या होता है, ट्राउजर्स भी तो होते हैं, ट्राउजर भी तो हमारे पैर में होता है, अगर इसमें से मैं एक निकाल दूं तो किसी काम का रह जाएगा नहीं, यानी कि ये एक ऐसा नाउन है जो कभी भी क्या नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल। जैसे ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हम बोल देते हैं बच्चे, पैंट बोल देते हैं ना कि हमारी पैंट का है, गलत, पैंट्स होता है, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ये सारे ही क्या हैं आपके, ये सारे ऐसे नाउन है जो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, यानी कि ट्राउजर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स। और ट्राउजर्स है तो क्या हो जाएगा, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, योर ट्राउजर्स आर टॉर्न, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा,
क्लियर है बात। तो 2018 का 2018 का 2017 का और 2014 का ये हमने पेपर देख लिया कि इसमें हमें क्या करना था, किस तरह से करना था, ठीक है। और ये इनके कुछ राइट जो हमारे आंसर्स बनते हैं वो यही है। अब इसके लिए बच्चे आपको सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्जाम में, है ना। हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें ज्यादा पढ़नी है, और कुछ ऐसा ना हो कि हम छोड़ दें पढ़ने में, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एनालिसिस आप सबने देख ली है, ठीक है, जिसमें आपको एसे राइटिंग, पैसेज राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब है ना। पैसेज राइटिंग का मतलब क्या होता है, पैसेज राइटिंग में 1/3 कर दो, जितना भी आपको पैसेज गिवन है उसका 1/3 कर दो। और पैसेज राइटिंग बहुत, जिसको कह सकते हैं इजी लेवल की नहीं हमें देखने को मिल रही है, मॉडरेट लेवल की पैसेज राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। और पैसेज राइटिंग में क्या क्या हमारे रूल्स होने चाहिए, एग्जामिनर क्या क्या देखता है पैसेज राइटिंग में, बच्चे कहां पे ज्यादातर अपने मार्क्स जो है कटवा लेते हैं, क्या गलतियां करते हैं बच्चे एग्जाम में, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए, इन सब के इन्स एंड आउट्स हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें पैसेज राइटिंग लिखनी है। बहुत से स्टूडेंट पैसेज राइटिंग लिख रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा टेक्निकली लिख के आ रहा है पैसेज राइटिंग, उसमें कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा जो पैसेज राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, वो किस लिए ले पा रहा है अच्छे मार्क्स, क्योंकि उसको पता है कि पैसेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के ट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है या बिना पढ़े भी हम आंसर दे सकते हैं, या फिर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े बिना आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, प्रीपोजिशंस में किस तरह के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, कौन कौन से एरियाज हमें कवर करने हैं, है ना। और आर्टिकल्स से, वर्ब से कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्लियर है बात। और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, आपको जस्ट चीजों को लॉजिकली तैयार करना है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप चीजों को लॉजिकली पढ़ लोगे, क्रैम नहीं करना है किसी भी चीज को, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स उठाकर क्या करने लग जाते हैं, क्रैम करने लग जाते हैं कि हाँ जी हम क्रैम कर लेते हैं जी, इसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, वो उससे नहीं हो पाएगा बच्चे। हर एक चीज को लॉजिकली समझो, आप बहुत कुछ एरिया कवर कर लोगे, इतनी से लॉजिक समझो, एरिया बहुत बड़ा कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी डेमोज वीडियोस देखनी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारा इंग्लिश का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट आपकी रहेगी 3000 पर इंग्लिश के कोर्स की आपकी कॉस्ट रहेगी। तो आप वहां पर भी जाकर अपना बाय कर सकते हैं कोर्स, डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी बड़ी जल्दी और बहुत सही तरीके से, तैयारी दो तरह से होती है बच्चे, एक होती है कि पढ़कर, एक होती है एक्सपर्ट्स के साथ पढ़कर, है ना। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन कौन ले पा रहा है, जो एक्सपर्ट्स के साथ तैयारी कर रहा है, जो गलती का कोई स्कोप ही रहने नहीं देता, क्लियर है बात। तो आज की जो एनालिसिस है आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी देखने को मिल गया होगा कि क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि हमें बहुत बेहतर के लिए तैयार होना है। आप ऐसा ना कभी सोचें कि क्वेश्चन इजी थे, इजी नहीं थे बच्चे, आपको बता दिए कि इस करके इजी लग रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में और एडवांस, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जितने भी आपके आ रहे हैं एग्जाम्स, उनमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, कहीं पे भी आप एग्जाम देख लीजिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाया जा रहा है, पैटर्न चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ के उतर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ है, इस वजह से क्या है, एग्जामिनर इनको बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चल पाएगा, हमें बहुत सी चीजें बहुत डीपली जाकर पढ़नी होंगी, और उतना ही पढ़ना है जितना हमें एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा कोर्स रहेगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो भी आपके टॉपिक्स एग्जाम में कवर किए गए हैं वो तो रहेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आप पे कवर किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर देख सकते हैं, और डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।